भार्गव परिवार की कहानी भाग 4। बड़ी भाभी देवकी और दूसरी भाभी कमलिनी हंस पड़ी जब उन्होंने अनिरुद्ध को आगे बढ़ते देखा। वह तो पानी का घड़ा भी डगमगाते हुए नहीं उठा सकता था, फिर भी वह जोर देकर कह रहा था कि वह उनकी मदद करना चाहता है। उनकी हैरानी जल्दी ही मनोरंजन में बदल गई। यह वाकई प्रशंसनीय था कि अनिरुद्ध खुद घर के कामों में मदद करने की पहल कर रहा था। आखिरकार अब वह शादीशुदा जो हो गया था। यह स्वाभाविक था कि अपनी पत्नी को घर के कामों में मदद करते देख वह दुखी महसूस करे, लेकिन जो उसके बाद हुआ उसने उन्हें और भी ज़्यादा हैरान कर दिया। अनिरुद्ध ने न केवल पूरे आंगन को कोने कोने से झाड़ू लगाया, बल्कि बिस्तर और रजाइयाँ भी बाहर निकालकर धूप में साफ सुथरा फैला दिया। उसकी आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थी, उसके हाव भाव गंभीर थे, लेकिन वह काम नौसिखिए की तरह कर रहा था। फिर भी उसमें एक नई ऊर्जा थी। दोनों भाभियां ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ आह भरी। वाकई हमारा छोटा अनिरुद्ध शादी के बाद बदल गया है। अब वह घर के कामों का भी ख्याल रखता है। हाँ, कमलिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसका स्वभाव पहले से ही कहीं ज़्यादा खुशमिजाज हो गया है। पहले वह हमेशा इतना उदास लगता था। सच्ची, शादी आदमी को बेहतर बना देती है। वे धीरे से हंसी। उनकी आवाज़ें हवा में लहराती रजाइयों की सरसराहट के साथ मिल गई। अनिरुद्ध का बदलाव एक अच्छा संकेत था, और वैसे भी झाड़ू लगाना और बिस्तर सुखाना ऐसा काम नहीं था जो किसी को थका दे। जब ज्येष्ठा देवी बाहर से लौटी और अनिरुद्ध को आंगन में व्यवस्थापूर्वक रजाइयाँ टांगते देखा तो उनका चेहरा एकदम बदल गया। वे जल्दी से आगे बढ़ीं, अपने हाथों को झटकती हुई, मानो उसे उस काम से भगाना चाहती हो। मेरे प्यारे, उन्होंने हल्के से डांटा, तुम यह काम क्यों कर रहे हो? इसे इस बूढ़ी दादी पर छोड़ दो। तुम जल्दी से अंदर जाओ और पढ़ाई करो। उनका स्वर थोड़ी देर रुकने के बाद नरम हो गया। उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थी। और अगर तुम्हारी आंखें थक जाए तो थोड़ा आराम कर लेना, ठीक? उनकी जिद के आगे झुकते हुए अनिरुद्ध खुद को कमरे में ले जाने दिया। किताबें और कलम इंतजार कर रही थी, और हमेशा की तरह उसने आज्ञा का पालन किया। कहो जो कहना हो। ज्येष्ठा देवी उसे सचमुच प्यार करती थी। उसकी जन्म देने वाली माँ चारुमती जब वह बहुत छोटा था तब गुजर गई थी। यह उनकी दादी थी जिन्होंने उसे अकेले पाला था, उसे एक रत्न की तरह संभाला था, उसे सोने की खजाने की तरह लाड़ प्यार किया था। ऐसी असीम पक्षपात किसी दूसरे घर में ईर्ष्या भड़का सकती थी, लेकिन भार्गव परिवार ऐसा नहीं था कि ऐसी बातों पर छोटी सोच रखे। उनकी एकता दुर्लभ थी और अनिरुद्ध इसके लिए गहराई से आभारी महसूस करता था। इस राजवंश में सभी सांसारिक कार्य नीच माने जाते थे, सिवाय पढ़ाई के। सम्राट ने कई परीक्षाएं खोली थी। कुलीन वंशों की स्थिति अब अटल नहीं थी। यह गरीब परिवारों के लिए ऊपर उठने का सही मौका था। सुबह किसान, शाम को महल में सम्मानित। यह इन दिनों विद्वानों के बीच एक आम कहावत थी। अनिरुद्ध इसे अच्छी तरह समझता था। केवल पढ़ाई में समर्पित होकर, केवल उन परीक्षाओं में पास होकर वह अपना भविष्य गढ़ सकता था। फिर भी रास्ता आसान नहीं था। वह पहले ही कई बार असफल हो चुका था। फिर भी उसके पास जारी रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। भले ही वह लंबा था, उसका शरीर कमज़ोर था। भारी श्रम उसके बस की बात नहीं थी। कलम और किताब उसके एकमात्र हथियार थे, और परीक्षा हॉल उसका एकमात्र युद्ध क्षेत्र। अपने काम खत्म करने के बाद ललिता भी कमरे में आई। उसे देखते ही अनिरुद्ध ने अपनी किताब नीचे रख दी और स्वाभाविक रूप से उसे पास खींच लिया।
उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? ललिता ने शर्माते हुए अपने हाथ झटक लिए। बुदबुदाते हुए, वे बस पानी लाने की वजह से ठंडे हो गए हैं। बाहर आंगन दोपहर की लय में बस चुका था। कोई ज़रूरी काम बाकी नहीं था, इसलिए देवकी और कमलिनी छज्जे के नीचे बैठी जूतों के सोल सील रही थी और गपशप कर रही थी, जबकि छोटा मोलन और नर्मिका इधर उधर लुढ़क रही थी। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। अंदर ललिता अनिरुद्ध के पास ही रही, अपनी दहेज की पेटियां साफ कर रही थी और अपने मायके से लाए कपड़े को मोड़ रही थी। साथ ही चुपचाप अपनी पति की ओर नजरें डाल रही थी, जो फिर से अपनी किताबों में झुका हुआ था। उसकी कलम की कागज पर खरोच और कपड़े की हल्की सरसराहट एक शांत घरेलू सामंजस्य में बुन गई। इसी शांति में दरवाजे से एक कर्कश आवाज़ अचानक कटकर आई। बड़ी भाभी, अनिरुद्ध घर पर है क्या? वह पड़ोस के अंकल बाबर थे, भर्गो परिवार के पुराने दोस्त। देवकी ने जल्दी से अपनी सिलाई एक तरफ रखी और उन्हें अभिवादन करने के लिए उठी। वह है अंकल, अंदर पढ़ाई कर रहा है। क्या बात है? उन्होंने पूछा, जल्दी से उन्हें पानी पिलाते हुए। अनिरुद्ध, जो पतली ईंट मिट्टी की दीवारों के पार हर शब्द सुन चुका था, बाहर निकला ठीक उसी समय जब अंकल बाबर ने उसे देखा। बिना भूमिका के बड़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे थोड़ा एक तरफ ले गए। यह कहानी का चौथा भाग ख़त्म होता है। अब इसके अगले भाग को देखने के लिए अगला वीडियो देखें। नमस्कार।